Hi guys, welcome to our channel. My name is Taran Singh and I'm an MCOM graduate student and pursuing CPA, that is Certified Public Accountant. So आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो का मेरा बनाने का यही मोटिव है कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। जैसे आप सब 10th क्लास से 11th क्लास में आए हो, आप 10th में सारे मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ कर आए हो, बट आपने कुछ सोच समझ के ही कॉमर्स स्ट्रीम में आपने स्टेप इन किया होगा कि हम क्या क्या, आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगी कि कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे। सो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि कॉमर्स से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दूंगा पहले आपको कि कॉमर्स है क्या, फील्ड क्या है, और उससे हम उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, आपका डिजाइन ऑफ पेपर कैसा होगा, और कॉमर्स से रिलेटेड करियर ऑप्शंस कौन सी होंगे आफ्टर 12th, जब आप अपना कॉलेज में जाओगे, आप जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे। सो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपने अपनी लाइफ में आगे करियर ऑप्शन कॉमर्स से रिलेटेड आगे कैसे कैसे आपने अपने स्टेप अप करना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो गया, बट आज के सिनेरियो के बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप सबको पता है कि वी आर फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट अ डिजीज दैट इज बीइंग सो मच, इतना फैल चुकी है कि वो इफेक्ट कर रही होगी। आप सबके अभी पेपर्स चल रहे थे बोर्ड्स के, बट आपको बीच में ही रुकना पड़ गया, कईयों के एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हुए होंगे अभी। सो आपको ये टेंशन होगी कि हमने आगे कैसे रिजल्ट्स आएंगे, हमने एडमिशन्स कहाँ लेंगे। बट इन सबको अगर हम साइड पे रख दें एक तरफ, और इसका अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है हमारे पास कि हमारे को टाइम मिल गया। और टाइम आज की डेट में सबसे बड़ी एक एसेट है। जिसके पास टाइम है और वो उस टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकता है, सो वो ही आगे बढ़ सकता है अपनी लाइफ में। विदाउट यूटिलाइजिंग द टाइम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यू कांट स्टेप अप इन योर लाइफ। सो मैंने एक 4C मॉडल इंप्लीमेंट करा था अपनी लाइफ में, मैं आपको उसके बारे में भी इंट्रोड्यूस करूंगा। 4C मॉडल बेसिकली है क्या, जो आपकी लाइफ आपको भी इंप्लीमेंट करना चाहिए और आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो आई होप you will like the video and we'll start with the content जो इस वीडियो में आपको शेयर करना चाहता हूँ। So before going to the main subject matter, I want you to discuss about the 4C model. आप ये मॉडल को एक एज अ फॉर्मूला ऑफ सक्सेस भी बोल सकते हैं। आप देखोगे कि हर एक जो टॉप पे बंदे पहुंचे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई और फील्ड से रिलेटेड बंदे हैं, उन्होंने ये मॉडल के एलिमेंट्स जरूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे होंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट इज बी कॉन्फिडेंट। फर्स्ट सी इंडिकेट्स कॉन्फिडेंस लेवल। आपको अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं करना चाहिए, चाहे बंदे के पास प्रॉपर नॉलेज और स्किल्स हों। अगर उसने कॉन्फिडेंस नहीं है अपने नॉलेज और स्किल्स का इम्प्लीमेंट करने की और शोकेस करने को, तो वो अपना उस नॉलेज और स्किल्स का उस बंदे को इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना एक कॉन्फिडेंस बंदे की लाइफ में उस नॉलेज और स्किल्स को फ़ायदा होगा। सेकेंड सी इंडिकेट्स कंसिस्टेंसी लेवल। हर एक बंदे ने अपने लाइफ में कोई ना कोई गोल्स, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए होंगे। जब तक उन गोल्स पे हम अपना रेगुलरली वर्कआउट नहीं करेंगे, रेगुलर अपडेट नहीं रखेंगे, तब तक हमारे वो गोल्स और या फिर कोई टारगेट्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर हम कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे, उस पर रेगुलरली अपडेट रहेंगे, तभी वो गोल्स और टारगेट्स मोर और लेस हमारे अचीव हो सकेंगे। थर्ड इज बी कॉम्पिटेंट। हमारे को पता है कि हम अपनी इस वर्ल्ड में रह रहे हैं और इतना कंपटीशन वर्ल्ड में हो चुका है कि हमारे को अपनी कॉम्पिटेंसी लेवल इम्प्रूव करनी पड़ती है। कॉम्पिटेंसी लेवल हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बाय रेगुलरली अपडेटिंग आर नॉलेज एंड स्किल्स। नॉलेज और स्किल्स कैसे अपडेट होंगे? बाय गोइंग थ्रू बुक्स, बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूज़, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड है, चाहे वो पॉलिटिकल सिनेरियो से रिलेटेड है, और वर्ल्ड के में क्या सिनेरियो चल रहा है, कौन से न्यू सॉफ्टवेयर्स आए हैं, कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी आई है। हमारे अपने अपडेशंस हमारे को रेगुलरली रखनी पड़ेंगी, तभी हम अपना शोकेस कर सकते हैं कि वी आर बेटर देन अदर पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड वी, कि हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस मॉडल इज बी करेजियस। कभी भी बंदे को अपनी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टी आए, उससे डरना नहीं चाहिए। चाहे वो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपको डरना नहीं चाहिए। चाहे वो कोई स्पोर्ट्स पर्सन
कोई बहुत बड़ा इवेंट खेल रहा है, चाहे वर्ल्ड कप का मैच खेल रहा है, सो ही शुड बी करेजियस इनफ टू डील विद एनी सिचुएशन ड्यूरिंग दैट टाइम। उसको कभी भी अपना होप नहीं लूज़ करनी चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता। कहते हैं ना, डर के आगे ही जीत होती है। सो आई गेस कि यू विल इम्प्लीमेंट दिस मॉडल इन योर लाइफ एंड होपफुली यू विल सी द रिजल्ट्स। नाउ आई वेलकम you to the world of commerce. Before going into the detailed explanation of the subject, we should know the meaning of commerce. So, what is commerce? Commerce is interchange of goods or services on a large scale between different countries, that is foreign commerce, or between different parts of the same industry, that is domestic commerce. Commerce can also be referred as trade or business. So, according to this definition, हमारे को क्या समझ आता है कि कमर्स क्या है? कमर्स इज बेसिकली इंटरचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब कि गुड्स और सर्विसेज का लेन देन करना फॉर कंसिडरेशन, चाहे वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ हम करें, दैट इज़ नोन एज फॉरेन कमर्स, चाहे हम अपनी विद इन दी कंट्री या नेशनल डोमेस्टिकली हम अपना करें, दैट इज़ नोन एज डोमेस्टिक कमर्स। सो कमर्स को हम अपना ट्रेड और बिजनेस के थ्रू भी इस वर्ड को हम रेफर कर सकते हैं कि इट कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज ट्रेड और बिजनेस। नाउ वील डिस्कस अबाउट द वेरियस कैरियर ऑप्शंस दैट are related to commerce. So first of all, we can go for the professional degrees like CA, CS, CMA, CPA, CFA, or also become a lawyer through going through BCom plus LLB degree. इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के अगर हम देखें ऑप्शंस, तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं? वी कैन बिकम एन इकोनॉमिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट एनालिस्ट, इंश्योरेंस अंडरराइटर। सो ये सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर हम इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ के थ्रू अपना कैरियर ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। थर्ड इज़ मैनेजमेंट रोल्स। मैनेजमेंट रोल्स हम MBAs के थ्रू कर सकते हैं। वी कैन बिकम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम जा सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, सेल्स मैनेजमेंट में हम जा सकते हैं, एट्सेट्रा। फाइनेंस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या कैरियर ऑप्शंस हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एनालिस्ट, वेल्थ मैनेजमेंट, एट्सेट्रा। एंड गवर्नमेंट जॉब्स भी हमारे को कमर्स के थ्रू कैरियर ऑप्शंस हम बना सकते हैं। सो क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं? लाइक वी कैन बिकम एन इनकम टैक्स ऑफिसर, कस्टम्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, इंश्योरेंस ऑफिसर, अकाउंट्स क्लर्क एंड मैनी मोर ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इन सब के लिए हमारे को डिफरेंट एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई आपसे पूछता है कि आपने कॉमर्स स्ट्रीम क्यों ऑप्ट करी, कॉमर्स स्ट्रीम तो बहुत ही अपना वीक बच्चे ऑप्ट करते हैं, सो यू कैन हैंड ओवर दिस कैरियर ऑप्शन लिस्ट टू दैट पर्सन एंड बता सकते हो आपकी मोस्टली जो सारे टॉप के एग्जेक्टिव लेवल के बंदे हैं, सारे कॉमर्स स्ट्रीम से ही कैरियर ऑप्शंस अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ आई विल इंट्रोड्यूस यू टू दी सब्जेक्ट्स इन कॉमर्स। सो कौन से सब्जेक्ट्स हैं हम कॉमर्स स्ट्रीम में अपने पढ़ते हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ अकाउंट्स, सेकेंड इज़ इकोनॉमिक्स, थर्ड इज़ बिजनेस स्टडीज़, फोर्थ इज़ इंग्लिश, फिफ्थ सब्जेक्ट इज़ दी ऑप्शन, हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनमें से फिज़िकल एजुकेशन, कंप्यूटर, हिंदी, मैथ्स। हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी चॉइसेस जो हमारे को स्कूल ऑप्ट करने को बोलता है। देन सिक्स सब्जेक्ट दैट इज़ एडिशनल सब्जेक्ट, ये आपकी मर्जी होती है, आपने लेना है ले सकते हो, नहीं लेना तब भी आपको कोई कंपल्शन नहीं है। सो मोस्टली बच्चे मैथ्स लेते हैं बिकॉज इसके एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं वाइल गेटिंग एडमिशन इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, एडिशनल मार्क्स मिलते हैं इसके। इनिशियली हम आपको कौन से सब्जेक्ट से डील कराएंगे? फर्स्ट इज़ अकाउंट्स एंड सेकेंड इज़ इकोनॉमिक्स। Accounts will be taken by CMA GS Malhotra sir, who is a very known personality in Delhi and who takes classes of CA students and CMA students. Second is economics, that will be taken by me, that is Taran Singh. मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन पहले ही दे चुका हूँ। सो ये दो सब्जेक्ट से हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे थ्रू आवर ऑनलाइन लेक्चर्स एंड availability of online live classes also. So let me first give you a brief introduction to economics. What is economics? It is a social science that studies human behavior which aims at allocation of scarce resources in such a way that consumer maximizes their satisfaction, producers can maximize their profits, and society can maximize its social welfare. सो इकोनॉमिक्स से हमारे को क्या समझ आता है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी कि पहले तो एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस
क्यों कहते हैं इसको कि एक सोसाइटी के बारे में साइंस है। साइंस एक लॉजिकल और क्या कहते हैं इवैल्यूएशंस के साथ ही जो हमारे आउट रिजल्ट्स आते हैं उसको हम साइंटिफिक रिजल्ट्स कहते हैं। तो एक ये लॉजिकल स्टडी है। और एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी है कि जो एलोकेट करते हैं स्केर्स रिसोर्सेज आपको सबको पता है कि हमारे पास स्केर्स में है, स्केर्सिटी में है। सो उसको हमको एलोकेट करना पड़ता है कि हम अपना कंज्यूमर जो हम है अपना सेटिस्फैक्शन हम अपनी मैक्सिमाइज कर सकें। जो प्रोड्यूसर्स है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज वो मैक्सिमाइज कर सके अपने प्रॉफिट्स। और सोसाइटी जो ओवरऑल सोसाइटी हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो अपना सोशल वेलफेयर इंक्रीज कर सके। सो रिसोर्सेज जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उसके साथ सबके मोटिव्स फुलफिल हो सके उसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। बिफोर स्टडिंग इकोनॉमिक्स वी शुड ऑल्सो नो वाई वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स। सो क्या क्या रीजंस हैं हमारे इकोनॉमिक्स को पढ़ने के। फर्स्ट रीज़न इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं स्केर्स हैं। स्केर्सिटी मतलब कि अगर हमारे पास जो डिमांड ऑफ रिसोर्सेज अगर ज़्यादा है देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज तो हमारे को मतलब इसका मतलब कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं स्केर्स है। फॉर एग्जांपल आप एक पिक्चर में देख सकते हैं जो मैंने आपको शोकेस की है इस प्रेजेंटेशन में कि हमारे को जैसे 50 लीटर्स ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है बट हमारे पास अवेलेबिलिटी है 30 लीटर्स ऑफ वाटर की। सो हमारी डिमांड कितनी है 50 लीटर्स और हमारे पास सप्लाई कितनी है 30 लीटर्स। सो हमारे पास जो वाटर है दैट इज़ अ स्केर्स रिसोर्स। सेकेंड इज़ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है और नेवर एंडिंग है। सो उसकी वजह से भी हमारे को एक रीज़न है कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं। थर्ड रीज़न इज़ ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज से क्या मतलब है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके अलग अलग यूजेस हैं। अलग फॉर एग्जांपल लाइक हम वाटर एज अ रिसोर्स ले लेते हैं जिसके अलग अलग यूज हैं। लाइक वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, वाटर कैन बी यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, वाटर कैन बी यूज फॉर बेथिंग। सो वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जिसके अलग अलग यूजेस हैं। सो उसको हम कैसे एलोकेट कर सकें ताकि हम अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमाइज कर सकें, इसको हम स्टडी को करने के लिए हम इकोनॉमिक्स भी हमारे को पढ़नी ज़रूरी होती है। नाउ विल कम टू दिस सिलेबस पार्ट जो हमारा सिलेबस है इकोनॉमिक्स का। सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स दैट इज़ पार्ट ए, पार्ट बी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड पार्ट सी that is your project work. Now I'll provide you a brief introduction about the part A of syllabus that is statistics for economics. Before going to the syllabus part for statistics, we should know the meaning of statistics. So what is statistics? Statistics is a collection, interpretation and presentation of numerical data. Most of you must have studied about statistics in your 10th class, in your math class. So you must be knowing that in statistics we deal about the numerical data or quantitative data. तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली है क्या कि हम डाटा को कलेक्शन कैसे करनी है, डाटा को इंटरप्रेट कैसे करना है, कैसे एनालाइज करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है उसमें से, और डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है। डाटा के कलेक्शन के बहुत तरीके होते हैं लाइक फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज या फिर सेकेंडरी सोर्सेज से। और प्रेजेंट करने के तरीके भी बहुत होते हैं लाइक टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है या डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करना है। लाइक इन दिस डायग्राम आई हैव शोन कि वो अपना डाटा को हमने पाई डायग्राम से रिप्रेजेंट करा है या बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करा है। सो दिस इज़ द ओवरऑल बेसिक व्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक्स की स्टडी बेसिकली है क्या। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स. So in chapter 1 we'll study about the introductory part, what is the meaning of statistics, functions of statistics and scope of statistics. In second chapter we'll be discussing about the collection of data. So what are the sources of data collection, methods of collecting the data and census of India, that is the population count of India. In third chapter we'll be discussing about the organization of data, how we organize the data, what is the meaning of this organization of data, what are the type of variables used to organize the data and the frequency distribution. Then comes your fourth chapter, that is presentation of data, which includes how we'll be representing your data. So the ways like tabular and diagrammatic presentation, geometric forms, frequency diagrams, arithmetic line graphs, all these are included in the presentation of data. Then comes the chapter number 5, that is measures of central tendency,
which includes arithmetic mean, median, and mode. You must have studied all this about all these things about in your class 10 maths. So you must be having some knowledge about it. So we'll be discussing all these things again in detail in this chapter. Then comes chapter number 6, that is measure of dispersion, which includes the meaning of dispersion, types of dispersion like absolute and relative dispersion, and its subtypes also. Then comes chapter number 7, which is about correlation, which includes meaning, properties, measurement of correlation uh, through Karl-Pearson methods and Speisman rank correlation method. Then your last chapter of part A syllabus includes the introduction to index number, which includes meaning, types of index like CPI, WPI, IIP, then the uses of index number, and inflation, which means the rise in the prices of goods and services over a period of time. So this completes your part A of the syllabus, that is the uh, now we'll be discussing about part B of your syllabus, that is microeconomics. Before going through the syllabus, we'll be discussing what is microeconomics. So microeconomics is a part of economics which is studied at individual level, that is household, individual firm or individual industry. So basically microeconomics एक वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है जब हम एक किसी इंडिविजुअल लेवल पे या किसी हाउस होल्ड एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड लेवल पे या किसी इंडिविजुअल फर्म के लेवल पे या कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लेवल पे हम कोई डिमांड का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं या सप्लाई के कंसेप्ट पढ़ रहे हैं या फिर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कंसेप्ट पढ़ रहे हैं. जब हम कोई पर्टिकुलर सिंगल लेवल पे हम कंसेप्ट्स इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, वो सारे कंसेप्ट्स हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होते हैं. जैसे यहाँ पर एक डायग्राम इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि इंडिविजुअल डिमांड दी हुई है हर एक कंज्यूमर की, एंड इंडिविजुअल डिमांड को ऐड ऑन करके एक हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व आया. सो ऑल दीज इंडिविजुअल डिमांड्स इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ विल गो थ्रू द सिलेबस फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है. चैप्टर 1 इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, which includes the meaning, central problems of tendency, organization of economic activities, production possibility frontier, and opportunity cost. Chapter 2 is about consumer equilibrium, how consumer creates its equilibrium through supply and demand and how it maximizes its satisfaction level is chapter का part है. So in this chapter it includes meaning of utility and marginal utility, law of diminishing marginal utility, conditions of consumer equilibrium. Then comes the third chapter, that is indifference curve analysis, which includes about consumer budget and preferences of consumer. Then comes the chapter number 4, that is one of the major chapters in this microeconomics. So what is included in this chapter? Meaning, market demand, determinants of demand, that is the मतलब की factors affecting the demand schedule, demand curve and slope, movement and shift in demand curve, price elasticity of demand, factors affecting price elasticity, and measurement of price elasticity of demand. Comes chapter number 5, production function, which includes meaning, short run and long run, total product, average product, and marginal product. Then comes chapter number 6, that is all about the cost. Short run cost, meaning and relationship, long run cost, meaning and relationship. Then comes chapter number 7, that is about revenue, how the firms generate revenue, how they generate cash. So it includes total, average, and marginal revenue, meaning and relationships. Then comes chapter number 8, that is about supply. This is also one of the major chapters, and इस chapter जो सप्लाई चैप्टर है बेसिकली वो इज़ मोर और लेस सिमिलर टू द डिमांड चैप्टर. बस इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस ये होती हैं कि ये थोड़ा सा इसके कंसेप्ट्स थोड़े से डिमांड चैप्टर से डिफरेंट होते हैं थोड़े से, बट टॉपिक सेम होते हैं बट कंसेप्ट्स थोड़े से हमारे पास चेंज आ जाते हैं. सो इट इंक्लूड्स मीनिंग, मार्केट सप्लाई,
determinants of supply, supply schedule, supply curve and slope, movement and shifts in supply curve, price elasticity of supply, factors affecting price elasticity, and measurement of price elasticity of supply. Then comes our chapter number 8, that is about the market forms. First market is about the perfect competition market, which includes features, determinants of market equilibrium, effects of shift in demand and supply. Then is chapter number 10, other market forms. Other market forms include monopolistic, meaning and features, monopoly market, meaning and its features. Then comes chapter number 11, that is the last chapter, simple application of demand and supply, which includes price ceiling, price floor. So this completes our part B of syllabus. Then comes part C, which is the last part of our syllabus for economics, and it includes project work. So project work आपको सारी guidelines issue होंगी as per class 12 curriculum, और this will be for 20 marks. With this we come to the end of our syllabus for economics. Now I'll be giving you a brief description about the question paper design. Question paper आपका कैसे डिज़ाइन होगा, कैसा आपका क्वेश्चंस आएंगे, उसकी मार्क्स की एलोकेशन कैसी होगी, और उसका पूरा प्रॉपर परसेंटेज. So first is about remembering and understanding. This will be allocated 44 marks, and the allocation of percentage will be 55%. Then questions will be based on application problems, which will be for about 18 marks, and percentage inclusion will be 22.5%. Then the questions based on analyzing, evaluating and creating. Marks allocation will be for 18 marks, and percentage allocation is 22.5%. So in total it makes your 80 marks paper and 100% of allocation of these three types of questions. So with this we come to our end of an introductory video. So I hope you liked my video and your concepts about the syllabus are clear. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, please mention your problems in the comment section below, and don't forget to subscribe, share and like my channel, and press the bell icon for further updates. Till then, stay safe, stay in and stay connected with us. Thank you.